गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज का जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर 9 है, आनुवंशिकता एवं विकास। तो ये चैप्टर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि किसी जीव में जो भी लक्षण हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, जब वो उस जीव से उनके बच्चों में चली जाती है तो उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आपके माता पिता में जो भी गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो जब उनके पास से आपके पास आए हैं, इसी तरह से आपके पास से आने वाली अगली पीढ़ी में जाएंगे तो उसको हम आनुवंशिकता का नाम देते हैं। विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब डिफरेंस। देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे मिलते जुलते हैं लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं है। हमारी शक्ल उनसे मिलती है लेकिन बिल्कुल उनकी कॉपी तो नहीं है। हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर उनसे थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसी को हम विभिन्नता का नाम देते हैं। एक ही स्पीशीज में, स्पीशीज यानी जाति, एक जाति के जितने भी प्राणी हैं उनके गुणों में अंतर होता है। इस अंतर को ही हम विभिन्नता का नाम देते हैं। तो अब ये विभिन्नताएं कैसे हुई, या फिर हमारे पेरेंट्स के जो गुण हैं, जो लक्षण है, वो हमारी पीढ़ी तक, हम तक कैसे पहुँचे, ये कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? जीन। ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये क्या है? ये धागे जैसी संरचना है। कहाँ पाई जाती है? कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। 9th क्लास में आप कोशिका चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। हर एक कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है जिसको हम गुणसूत्र का नाम देते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बने हुए हैं, उसी को जीन कहते हैं। यानी कि जो जीन है वो आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। इकाई का मतलब क्या है कि इन जीन के जुड़ने से ही गुणसूत्र बने हैं और उन गुणसूत्रों के माता पिता से हम तक आने में ही जो है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए एक तरह का अम्ल है, हमारे शरीर में हर एक कोशिका में पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। 2 प्रतियां का मतलब क्या होता है कि मनुष्य में किसी एक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं और दोनों जीन एक साथ रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें कि किसी के बालों का जो कलर है वो ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो ये जो ब्लैक कलर है या जो ब्राउन कलर है वो किस लिए आया है? जीन की वजह से आया है। और ब्लैक कलर के लिए कितने जीन जिम्मेदार होंगे? 2 जीन जिम्मेदार होंगे। एक जीन आता है फादर से और एक जीन आया है मदर से। तो फादर और मदर के दोनों जीन जब एक साथ मिलते हैं तो वो लक्षण जो है उनके बच्चों में दिखाई देता है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। एक जीन के एलील, एलील क्या है? जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक जो जीन है, जो एक लक्षण है वो 2 जीन से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसको हम एलील का नाम देते हैं। एक जीन के एलील। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ कि मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां, प्रतियां का मतलब कॉपी होता है, जिन्हें हम एलील के रूप में जानते हैं। प्रत्येक जीन की 2 कॉपियां होती हैं। तो ये जो 2 कॉपी, एक उसके फादर से आती है और एक मदर से आती है। इसमें आगे लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कोशिकाएं देखो 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हम अगर अपनी बात करें तो हमारा जो शरीर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ है क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित है। उसमें हर एक नई चीज डेवलप हो चुकी है। उसमें केंद्रक है, केंद्रक कला है, कोशिका है, कोशिका द्रव्य है, उसमें हर एक चीज है। तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर नाभिक होता है। नाभिक में गुणसूत्र रहते हैं और ये जो गुणसूत्र हैं वो उनमें आनुवंशिक सामग्री होती है। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं हैं, आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। देखो, अगर मैं ये वाला अगर आपको चित्र दिखाऊं, ये जो चित्र है इसमें देखो क्या है, आपको 2 धागे नजर आ रहे हैं। तो जब रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की प्रक्रिया होती है, जनन के समय ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक गुणसूत्र जो है इसमें 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों जब अलग अलग होते हैं तो जब ये
उनके आने वाली पीढ़ी में मिलते हैं तो ये फिर से दोबारा डबल हो जाते हैं। एक फादर से आ जाता है और एक मदर से आ जाता है, फिर से यही संरचना बन जाती है। लेकिन फादर के गुण अलग हैं और माता के गुण अलग हैं, तो दो गुणों के मिलने से जो है ये नया गुण बन जाता है। इसीलिए हमारे अंदर अपने माता पिता के लक्षण तो होते ही हैं, लेकिन कुछ विभिन्नताएं, कुछ अंतर भी आ जाते हैं। ऐसा ही इस टॉपिक में लिखा हुआ है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारे पेरेंट्स के गुण हम तक आते हैं। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, लेकिन हमारे में थोड़े बहुत अंतर हैं, हम बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं। अब हमारे बाद जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमारे जैसी होगी, लेकिन उनमें अपने कुछ अलग लक्षण भी पैदा होंगे। उनके बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, लेकिन उनमें अलग लक्षण होंगे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए लक्षण जुड़ते चले जाते हैं, नई नई विभिन्नताएं जुड़ती चली जाती हैं, नए नए अंतर आ जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये जो विभिन्नताएं हैं, इनकी वजह से जो जीव है वो उसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। हो सकता है वो उसके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और उनके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर का जो है बेस है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं।